जय हिंद साथियों, मैं गुड्डू गहल और एक बार फिर से आप सबों को एक नई जानकारियां से रूबरू कराना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे 1000 किलोमीटर की दूरी से एक देश भारत पहुंचते हैं और भारत जैसे विशाल भूखंड को अपना गुलाम बना लेते हैं। मैं बात करने वाला हूं ब्रिटिश हुकूमत की। कैसे हजारों किलोमीटर की दूरी से आते हैं और भारत की विधि व्यवस्था तथा आपसी मतभेद को देखते हुए भारत को अपना गुलाम बनाते हैं। भारत तो हमेशा समृद्धशाली देश रही है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। लेकिन कोई देश अगर भारत पे आकर के यहाँ पे व्यापार करता है, अत्यधिक मात्रा में धन कमाते हैं, इसके साथ साथ वे भारत देश को गुलाम बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ही कुछ न कुछ ऐसी बातें रही होंगी, कुछ न कुछ आपसी मतभेद या फिर भाईचारा में द्वेष की भावना जरूर रही होगी, जिसके कारण हजारों किलोमीटर की दूरी से आने वाले छोटे से छोटे देश अपने देश पर राज कर बैठते हैं। मैं बात करने वाला हूं पुर्तगाल का भी। साथियों, पुर्तगाल एक छोटा सा देश होता है जिसकी राजधानी लिस्बन होती है। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। भारत में उनकी स्वागत की जाती है। 1503 ईस्वी में वो कोचिंग में अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे लगभग 100 वर्षों तक देश पर शासन कर बैठते हैं। कैसे यह संभव हो पाता है? साथियों, इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और आज आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह सब चीज कैसे संभव हो पाता है। साथियों, अगर हमें लगता है कि हमारे देश पर व्यापार करने के लिए सिर्फ अंग्रेज ही आए थे और लगभग 200 वर्षों तक शासन किए, तो शायद हम गलत होंगे। हमारे देश में कुल मिलाकर के 6 यूरोपियन कंपनियां भारत आई थी। साथियों, सर्वप्रथम पुर्तगाल जो कि 1498 ईस्वी में भारत आते हैं। दूसरा डच, जिसे हम नीदरलैंड एवं हॉलैंड भी बोलते हैं, वे 1595 ईस्वी में भारत उनकी आगमन होती है। इसके बाद 1602 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन होता है। 1616 ईस्वी में डेनिश अर्थात डेनमार्क का आगमन होता है। उसके बाद 1664 ईस्वी में फ्रेंच यानी कि फ्रांस का आगमन होता है। 1731 ईस्वी में स्वीडन का आगमन होता है। साथियों, इस तरह से कुल 6 यूरोपियन कंपनियां हमारे भारत आती है, भारत में आकर के व्यापार करते हैं। उनकी व्यापार का उद्धार होता है, अत्यधिक मात्रा में धन कमाते हैं। कुछ देश अत्यधिक मात्रा में धन कमा करके अपने देश लेकर के चले जाते हैं, लेकिन कुछ देश भारत की विधि व्यवस्था और आपसी मतभेद को देखते हुए इसे गुलाम बनाने की साजिश रचने लगते हैं। आइए मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि यह सब चीज़ कैसे संभव हो पाता है। साथियों, सन 1686 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेज भारत की विधि व्यवस्था को देखते हुए मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ पहली बार युद्ध का ऐलान करते हैं। हालांकि उस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज औरंगजेब के साथ हाथ मिला लेते हैं और अंदर ही अंदर रणनीति बनाना प्रारंभ करते हैं और समय का इंतजार करते हैं। समय खत्म होती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात मुगल शासक में वो शक्तियाँ नहीं रह जाती है, वो दमखम नहीं रह जाती है, नेतृत्व करने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। उसी वक्त एक शासक पर्शिया से भारत पहुंचते हैं जिसका नाम होता है नादिर शाह। सन 1739 ईस्वी में वो भारत पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंच करके लगातार 3 दिन तक पूरे दिल्ली में कोहराम मचाते हैं, मारकाट करते हैं, यहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर बैठते हैं, अत्यधिक मात्रा में धन लूटते हैं, संपत्तियां लूटती है और इसके साथ साथ मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लेने वाले भी नादिर शाही पहली व्यक्ति होती हैं, जो कि मुगल शासक से छीनने का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि मुगल शासक के अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं जिन्होंने कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन का प्रयोग किया। साथियों, धीरे धीरे इसी तरह समय बीतती चली जाती है और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। अपनी कूटनीति तथा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना करके वे सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफर के द्वारा उनकी हत्या करवा देते हैं और इस तरह से मीर जाफर को वे गद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन वो मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली बन करके रह जाते हैं, क्योंकि वो अत्यधिक दबाव में रहते हैं। अंग्रेजों का शासन होता है, बस वो कठपुतली के रूप में कार्य करते हैं। काफ़ी दबाव, काफ़ी उसके नियम कानून से परेशान होकर के मीर जाफर उस गद्दी को त्यागना पसंद करते हैं। इसके बाद उसके ही दामाद, जिसका नाम होता है मीर कासिम। साथियों, मीर कासिम को अंग्रेज बंगाल का नवाब घोषित करता है, लेकिन मीर कासिम
अंग्रेजों के नियम व कानून से अत्यधिक परिचित थे और इसलिए वे दोबारा अपने शासन को पुनः वापस करने के लिए नई नीति के तहत मीर कासिम एक चाल चलते हैं और बंगाल से भाग करके बिहार के मुंगेर को अपनी राजधानी घोषित करते हैं। साथियों, वो यहाँ पे आ करके नए युद्ध नीति बनाते हैं और युद्ध नीति के तहत आज मुंगेर के जो आप बंदूक कारखाने के बारे में जानते हैं वो उन्हीं की देन है। इसके साथ साथ वो युद्ध नीति के तहत एक मुगल शासक शाह आलम तथा अवध शासक शुजा-उद-दौला के साथ लेकर के सर्वप्रथम 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध का ऐलान अंग्रेजों के खिलाफ करते हैं। साथियों, उस वक्त अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे होते हैं। हेक्टर मुनरो ऐसे शख्स होते हैं जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने कई युद्ध जीते थे और इस तरह से 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में साथियों अंग्रेजों का जीत हो जाता है और ये तीनों शासक की हार हो जाती है और इस तरह से साथियों धीरे धीरे अंग्रेज संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, छोटे बड़े राज्यों को जीतते हैं तथा यहाँ के छोटे छोटे राजा एवं जमींदारों को अपने अंदर हायर कर लेते हैं जिससे वे किसानों से टैक्स वसूल कर सके। भारत में कई वर्षों तक शासन कैसे चलाया जा सके, इसके लिए अंग्रेज राजनीतिक में भी काफ़ी बदलाव लाते हैं। यहाँ के जमींदार एवं छोटे छोटे राजाओं को अपने अंदर लाते हैं और यही नीति व नियम अंग्रेजों के लिए 1857 के विद्रोह में मील का पत्थर साबित होता है। साथियों, भारत के कई छोटे छोटे राजा एवं जमींदार इस विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होते हैं। हालांकि यह विद्रोह प्रभावकारी तो होता है लेकिन असफल होता है। तो भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें सेना का नेतृत्व करने वाले मुगल शासक के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय होता है, जिसे अंग्रेज कैद करके रंगून लेकर चले जाते हैं जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, इस तरह से अंग्रेज पूरे देश में अपना शासन लागू करते हैं और भारत को गुलाम बना बैठते हैं। आखिर कैसे हजारों किलोमीटर की दूरी से कोई देश आते हैं, छोटे से छोटे देश आते हैं, कोई 100 वर्षों तक कोई 200 वर्षों तक शासन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या रही होगी जिन समस्याओं को समझने की जरूरत हम सभी को आज भी है। साथियों, इन वीडियो के माध्यम से आप सबों को यह बात जानकारी देने की मैं कोशिश किया। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी साथी हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं हमारे चैनल को सीखोगे कब यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर देता ताकि इसी तरह का जानकारियाँ आप सबों को लगातार मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।